हाँ जी। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकित हड़सियाना आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट क्लासेस धनौरा पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे भाई, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग लाइव आ गए, फटाफट आप सभी अपनी क्लास से जुड़ेंगे और जो जो मेरे प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं वो एक बार मेरे सभी प्यारे बेटा क्लास को लाइक भी कर देंगे। तो फटाफट क्लास से जुड़ेंगे भाई, कमेंट लगाओ बेटे। क्या नाम है? सुमित बेटा, दरवाजा बंद कर लो स्टूडियो का। तो सभी दोस्त क्लास से जुड़ेंगे भाई मेरे, और एक बार देखते हैं कि कौन कौन भाई हमसे जुड़ चुके हैं। एक बार देखते हैं कि कौन कौन मेरे प्यारे भाई हमसे जुड़ चुके हैं। जो जो भाई क्लास से जुड़ चुके हैं एक बार मेरे भाई कमेंट करेंगे कि कैसे हैं आप सभी और आप लोगों की तैयारी कैसे चल पा रही है। ठीक है भैया। जैसे सपना सचिन है, प्रियंका कुमारी है, जय मां सरस्वती, प्रियंका कुमारी, सपना सचिन, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो जितने भैया हमसे जुड़ चुके हैं बेटा, एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं सही भैया को जय मां सरस्वती। अब आपकी हिंदी की क्लास 2:30 बजे से ही होगी डेली, और मेरे प्यारे भाई आपको पता है कि 4 बजे आपका यूपी जीके का भी सेशन है। ठीक है। तो चलिएगा गुरुजी, स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ जी। तो कल आपके 30 क्वेश्चंस पे शायद हमारी क्लास रुकी थी, थोड़ा वाईफाई का इश्यू था, है ना, नेट की कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इश्यू था कल स्टूडियो में। तो आपके 29 क्वेश्चंस हो गए थे, आपकी क्लास 30 क्वेश्चन पे रुकी थी। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पर आपकी क्लास रुकी थी। ठीक है मेरे भाई, सर जी आ गए हैं, आप भी आ जाओ आगे। साहब हम तो आ गए। ठीक है, चलिएगा सर, है ना। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे सभी भाई मिलकर। सबसे पहले लाइक करो, जिसने लाइक नहीं करना है बेटा, मतलब जिसने लाइक नहीं किया है सबके सब लाइक कर देना। ठीक है सर, आइएगा इधर। अब देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है भाई मेरे, आज का पहला क्वेश्चन देखिए सर, क्या है कि वाक्य के अंग होते हैं। अब भाई मेरे आप बोलेंगे कि जो वाक्य के अंग हैं वो 2 भी है और 3 भी है, सबसे विवादित क्वेश्चन रहता है कि आप ये बताइए वाक्य के अंग हैं कितने। आप 2 बोलेंगे या 3 बोलेंगे, सबसे ज्यादा विवादित ये क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा सर, हम बात किसकी कर रहे हैं? सेंटेंस की, यानी कि वाक्य की। देखो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार 5 वर्ष से भर्तियों में आ रहे हैं। अगर मैं आज आपको वास्तविकता बताऊं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि बच्चे दरोगा में तो आए आए हैं, ये दरोगा के साथ सिपाही में बहुत आए हैं। ये सिपाही में, दरोगा में, लेखपाल में, यूपी टेट अध्यापक की परीक्षाओं के भी हिंदी के वह क्वेश्चन है जो 5 वर्षों से बच्चों को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए मैं इनको सोल्व करवाता हूँ बच्चे। मैं आपको ये नहीं कि आए टिक मारा चलेगा, नहीं, आप इनको पूरा सोल्व करते हैं तो पूरा अच्छे से समझ के जाया करो, क्लास को स्किप मत किया करो। सपना सचिन बहुत अच्छे, आकाश भाई भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो भाई, ठीक है। आप वाक्य की बात करें तो आप पहले ये बताइए वाक्य क्या है। तो गुरुजी आप बोलेंगे जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो व्याकरण का अंग है। वाक्य क्या है मेरे बच्चे? व्याकरण का अंग है। यस एंड नो? यस सर, बिल्कुल। व्याकरण के अंग कितने हैं? तो आप बोलेंगे 3 है। पहला है, आपका जवाब होगा वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। और वाक्य ही व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है भाई। अगर आप वाक्य की बात करें, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई जो वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग होते हैं 3 भाई। इसमें पहला है कर्ता, जिसको बोलते हैं आप सब्जेक्ट। दूसरा है कर्म, जिसको आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। आपका जवाब होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये वाक्य के 3 अंग हैं। परंतु आपने जो 2 पढ़े हैं वो 2 क्या है भाई? 3 भी सही है और 2 भी सही है। इस कंडीशन में आप क्या सही जवाब लगाएंगे उसको ही बताएंगे मेरे प्यारे भाई। जो वाक्य का कर्ता होता है और जो वाक्य का कर्म होता है, उसी को उद्देश्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है सर?
उद्देश्य कहा जाता है, और जो वाक्य की क्रिया है उसी को मेरे दोस्त विधेय कहा जाता है। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि जो वाक्य के अंग हैं वो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3। अब हम क्या लगाएं भाई, ये 2 तब आए हैं जब ये 3 थे, हाँ या ना। तो आपसे पूछा जाए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लगाएंगे 2। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाए, समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाए कि वाक्य के कुल कितने अंग हैं, तब 2 मत लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 3 है तो तब आप चयनित करेंगे ऑप्शन 3, 3 वाला ऑप्शन आप चयनित करेंगे। अगर पूछ रहे वाक्य के अंग हैं और बेटा सेम ऑप्शन है तो आप लगाएंगे 2। अगर 2 नहीं है तो क्या लगा देना, 3। ये मैंने पूरा आपको समझाया है। और बिटवा यही क्वेश्चन आपको याचिकाएं डलवा कर गया था, इसी क्वेश्चन ने आपसे गलतियां करवाई थी, क्योंकि सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे एएसआई में पूछा था कि वाक्य के कुल कितने अंग होते हैं। वहां पर ऑप्शन 2 भी था, 3 भी था। अब बच्चों ने 2 लगाए, उदय, उद्देश्य और विधेय। भाई 2 नहीं होंगे, कुल में कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगा। भाई सौरभ सिंह हेलो, चलो जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर होगा। और बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देंगे। मतलब ये समझ लो मेरे सभी पटवीज ने भाई एकदम लठ सा गाड़ देंगे भाई, गजब तरीके से। चलिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता विस्तारक बोध कराता है। नमस्कार, ठीक है, आप सब ठीक है घर पे, बैठो। कर्ता विस्तारक बोध किसका कराता है? आप में से किस किस ने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा, एक बार कमेंट करके बताओ। एक बार कमेंट करके बताओ कि आप में से किस किस मेरे प्यारे भाई ने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है कि कर्ता विस्तारक। हाँ बेटे, है ना। चलो भाई, राजकुमारी का जवाब है ऑप्शन ए, और अंजलि खरे का जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं भाई कि कर्ता विस्तारक किसका बोध कराता है। तो जो कर्ता विस्तारक है ये उद्देश्य का बोध कराता है, उद्देश्य का। अभी आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई कि वाक्य के अंग कितने हैं। तो बच्चे आपका जवाब होगा कि भैया आपने हमें बताया कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। यस सर, बिल्कुल 2 अंग होते हैं वाक्य के। भाई पहला क्या है, तो पहला है इसमें उद्देश्य। पहला क्या है, उद्देश्य। और दूसरा क्या है, कर्ता है। भाई कर्ता को ही क्या बोलेंगे, उद्देश्य। वाक्य का जो कर्ता है वही उद्देश्य होता है। वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसी को उद्देश्य कहा जाता है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना भाई मेरे बाबू, आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो वाक्य का कर्ता है उसको क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। यस एंड नो, बिल्कुल सर, उद्देश्य बोलेंगे, है ना। बहुत अच्छे, लाजवाब। आप इधर आओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राकेश मैच खेलता है। राकेश क्या खेलता है, मैच खेलता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि राकेश मैच खेलता है, इसमें उद्देश्य क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा शब्द है। तो ऐसी कंडीशन में आप बता रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पर जो उद्देश्य है वो राकेश है। बिल्कुल सर, राकेश ही उद्देश्य है, क्योंकि राकेश यहाँ पर क्या है, करता है ना बेटे। राकेश यहाँ पर क्या है, करता है, बिल्कुल। यदि इस सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखूं, ध्यान से समझना, यदि एक वाक्य में इस तरह से लिखता हूं, ध्यान से समझेंगे, और आप मुझे ये बताओ कि राकेश का छोटा, राकेश का छोटा भाई कौन है, बोलो क्लास में ऑनलाइन, हमारे यहाँ पढ़ते हैं। बुलाओ, बुलाओ। बेटा 1 मिनट के लिए वेट करेंगे ना, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे मेरे भाई, ठीक है बच्चे, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे।
हाँ जी मेरे भाई, है ना। तो क्षमा चाहेंगे बेटा, 1 मिनट के लिए ऑनलाइन वालों, आपसे क्षमा चाहेंगे। तो आइए सर वापस देखते हैं। मैंने क्या लिखा कि राकेश का छोटा भाई मैच खेलता है। अब आप एक बार बताइएगा सर, ये जो आपका सेंटेंस है कि राकेश का छोटा भाई मैच खेलता है, अब इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? बताओ जल्दी फटाफट। हैं भाई, 1 मिनट के लिए आपको वेट करने को क्या बोला? आप लोग तो लाइव ही चले गए भाई साहब। हैं कि बस गुरुजी अगर आप हटे ना तो एकदम जाम सा लगा देंगे और रोड पे बैठ जाएंगे, हाय हाय किनारे लगाएंगे। अरे ऐसा कुछ है क्या? क्यों भाई बेटे, 1 मिनट के लिए हमने कलम क्या रोका, आप तो गायब ही हो गए। तो मेरे सभी मिस्टर इंडियाओ, वापस आ जाओ, है ना। मिस्टर इंडिया बन जाओ अभी मेरे प्यारे भाई सिपाही, दरोगा। उसके बाद में देखेंगे। चलो भाई, सपना सचिन इट्स ओके सर जी, कोई नहीं भैया, सबके सब गायब हो जाते हैं 1 मिनट में, हैं। चलो भाई, अगर अपन बात करें सेंटेंस आप क्या समझते हैं? आप मुझे ये बताओ कि इसमें उद्देश्य क्या होगा? इसमें उद्देश्य क्या होगा? तो बच्चे इसमें उद्देश्य ये होगा कि राकेश का छोटा भाई, और इसका नाम भी लिख लो भाई, राकेश का छोटा भाई मोहन, राकेश का छोटा भाई मोहन मैच खेलता है। तो राकेश का छोटा भाई मोहन, ये पूरा का पूरा क्या है? उद्देश्य है। ये पूरा का पूरा उद्देश्य होगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे उद्देश्य कैसे होगा? तो आप एक बात बताओ, इस वाक्य में मैच खेलता कौन है? राकेश का छोटा भाई मोहन। तो मैच तो मोहन खेल रहा है, काम तो मोहन कर रहा है, करता तो मोहन है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे? मोहन को उद्देश्य बता देंगे। फिर ये क्या है भाई? लंबा चौड़ा। तो जो कर्ता की विशेषता बताता है उसे कर्ता विस्तारक कहते हैं। और बच्चे कर्ता विस्तारक भी किस में आता है? उद्देश्य में ही आता है। तो इस प्रकार का वाक्य जो होगा वो कर्ता विस्तारक का बोध कराएगा। आंसर आपका सही होगा ऑप्शन ए। बहुत अच्छे सर। चलिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप इसका जवाब देंगे। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सोहन मित्र के बिना कक्षा में बैठा है। वाह भाई वाह, अव्यय पूछ रहा है बच्चे, अव्यय, कि सोहन मित्र के बिना कक्षा में बैठा है। संबंध बोधक, समृद्ध, अनुवृद्ध या समुच्चय बोधक? बताना सर कौन सा होगा? कौन भैया इसका जवाब दे पाएगा? है ना, कौन भैया इसका जवाब दे पाएगा? पहले मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन ना तो नॉर्मल है और ना ही मॉडरेट है, ठीक ठाक लेवल है भाई। ठीक ठाक वाला लेवल, एकदम मीटर खींच दिए, मीटर। बताओ फिर फटाफट, बताओ भाई, जवाब दो स्पीड से मेरे भाई। और कैसे एकदम आप गायब हो रहे भाई? एक अपना रुझान बनाए रखो। इसमें पूछा क्या गया? अव्यय पूछा गया। आप जानते हैं अव्यय क्या है? तो आपका जवाब होगा बच्चे कि अव्यय एक अविकारी शब्द है। मेरे दोस्त, अव्यय कैसा शब्द है? तो आप बोलेंगे अविकारी शब्द है। यस सर, बिल्कुल, अव्यय कैसा शब्द है? अविकारी। अपने से आगे चलें भाई। अब एक ऐसा शब्द है, अविकारी शब्द है। अविकारी क्या होते हैं? कि प्रत्येक वह शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता उनको अविकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या है? आपके विकारी हैं। विकारी हैं 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी एक ही है हिंदी में, वो क्या है? अव्यय है। अगर आप अव्यय की बात करें मेरे दोस्त, तो कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अव्यय के प्रकार कितने हैं। तो बच्चे, अव्यय के जो मुख्य प्रकार हैं, समझना क्वेश्चन घुमाता है लैंग्वेज से, पूछे मुख्य प्रकार तो आप बोलेंगे 3। अव्यय के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो आपका जवाब होगा 3 है। और यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि अव्यय के कुल प्रकार कितने हैं, तो मेरे पटवीज ने आपका जवाब होगा 5, और प्रकार कितने हैं? 4। अव्यय के मुख्य प्रकार 3, कुल प्रकार 5, और ना मुख्य दे ना कुल दे और सिंपली पूछ ले कि अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 हैं। अब ये हैं कौन कौन से जनाब? है ना जनाब, ये हैं कौन कौन से? तो इसमें जो सबसे पहला है वो आता है क्रिया विशेषण अव्यय। भाई आपने पढ़ा होगा ये, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ते आए हैं अभी तक, एडवर्ब, है ना। अभी तक आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ते आए हैं, एडवर्ब। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 है संबंध बोधक, जो आपसे पूछा हुआ भी है।
संबंध बोधक अव्यय। सर नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 इसमें आता है समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को जोड़ता है भाई, दो वाक्य या दो उपवाक्यों को, समुच्चय बोधक। फिर क्या है नंबर 4? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक भाई मेरे पांचवा क्या है? तो पांचवा इसमें आता है निपात। तो अव्यय के कुल प्रकार 5 है और 5 ये है भाई मेरे, है ना। अव्यय के कुल प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। और बच्चा 5 प्रकार ये हैं अव्यय के जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सौरभ सिंह 4, सपना सचिन का जवाब है ए। चलो भाई देखते हैं भाई। क्लास को लाइक करते रहो सभी दोस्त मिलकर। जिसने लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अब आपसे पूछा गया संबंध बोधक का पूछा है ये, है ना, संबंध बोधक का पूछा है। तो आओ अब संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा अगर आपने ये पूरा नहीं पढ़ा तो आप इसको गलत कर देंगे। बहुत बच्चे ऑप्शन ए लगाएंगे और सोचेंगे हमारा सही है और चले आएंगे। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा, आपकी कमी नहीं है, आपके टीचर की कमी है जिसने आपको पढ़ाया है। हो सकता है अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो मेरी भी कमी होगी, लेकिन भाई मैंने पूरा पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, एक एक चैप्टर इतना पढ़ाया है कि ऐसा ही क्या पीसीएस तक के लिए इनफ है बाबू। पीसीएस, अब बताओ, अगर आपने प्रॉपर नोट्स किसी ने बना लिए होंगे ना, तो उसे जिंदगी भर जब भी पेपर में बैठेगा, अरे यार राष्ट्रपति का ही पेपर हो भर दियो अगर हिंदी आए तो, और बताओ है। तो अपन बात करें किसकी? संबंध बोधक कव्य की। तो याद रखना जो संबंध बोधक अव्यय है ये क्या है? प्रत्येक वह वाक्य जिसमें संबंध बताया जाता है, जो संबंध दर्शाता है वाक्य में, संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से जो बताता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके जो प्रकार हैं बच्चे, संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं 2। अच्छे इसकी पहचान क्या है? तो संबंध बोधक अव्यय की पहचान है योजक शब्द। इसके योजक शब्द मिलेंगे वाक्यों में, जैसे के बिना है, जैसे शब्द क्या है? के बिना। जैसे एक शब्द है के साथ, के बिना के साथ। जैसे एक शब्द क्या है? के मारे, के बिना के साथ के मारे। जैसे एक है के बाद, के बाद। एक क्या है? के पीछे, के पीछे। ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों में लगे मिलेंगे इसकी, और इन्हीं से पहचान पड़ेगी। एक और है पर है, तक है। जैसे मैं विद्यालय तक गया। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो हमारा संबंध पानी से दर्शाया है। और इसके प्रकार होते हैं 2, एक है संबंध और एक है अनुबंध। संबंध और अनुबंध, संबंध और अनुबंध। अब पहचान कैसे पड़े? जैसे ये दिया है, अगर किसी बेटा ने मुझसे पूरी थ्योरी पढ़ी है तो इसको विद इन 2 सेकंड में वो लगाकर चला गया होगा कि गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ, तब तक अपन चाय पीते हैं, है ना, ऐसा कुछ। कैसे मेरे भाई? आप एक बात बताओ, यदि वह वाक्य जिसमें इसके योजक शब्द के तुरंत बाद में संज्ञा एक वचन है, याद रखना, वह संबंध बोधक अव्यय का वह वाक्य जिसमें संबंध बोधक योजक शब्द क्या होते हैं जी? ये होते हैं लिखे हुए हैं, के बिना, के साथ, के आगे, के पीछे, के मारे, हैं, ये ऐसे शब्द हैं। यदि इनके बाद जो संज्ञा शब्द है वो एक वचन है तो होगा संबंध, और संज्ञा शब्द बहुवचन है तो क्या होगा? अनुबंध। अब इसमें योजक शब्द क्या है? ये है के बिना। के बिना के बाद योजक शब्द क्या है? कक्षा है। कक्षा एक वचन है बहुवचन? बोलो। कक्षा एक वचन है बहुवचन। मोहन मित्र के बिना कक्षा में बैठ गया। अच्छा, बाद नहीं, पहले पहले, इनके पहले जो संज्ञा होगी, पहले पहले जो संज्ञा होगी मित्र, है ना, मित्र संज्ञा है। मित्र एक वचन है, ये बहुवचन? बताओ। तो मित्र एक वचन है तो ऑप्शन बी सही होगा, संबंध। संबंध संबंध बोधक अव्यय। अगर टाइप नहीं पूछा तो संबंधी लगा देते, चल जाती बात। क्यों भाई मेरे भाई? क्यों भाई बच्चों? बोलो हाँ या ना, क्लियर है? एक बार थम्स अप तो बनता है यार। अरे मित्र बहू कहाँ है मेरे भाई? हैं, पढ़ लो बेटा वरना बहू के भी लाले पड़ जाएंगे तुम्हें। चले आगे भाई। गौतम बुद्ध, बहुत अच्छे। पढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम नाटक है। अगर ये आपने गलत कर दिया तो भाई चाटे पड़ेंगे, समझ लेना।
अगर आपने ये गलत कर दिया तो चट्टिया जाओगे, और तखड़े चट्टियाओगे भाई, तखड़े चट्टिया जाओगे। हिंदी का प्रथम नाटक है, नॉर्मल है बच्चे, हर किसी को पता है, बताओ कमेंट करके। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन भैया देता है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। बताना भाई मेरे। सुमित फोन उठाना। प्रियंका, राजकुमारी, सपना, सचिन, बताओ बेटे जल्दी फटाफट कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। और देखें कि आप लोगों ने क्लास शेयर की है या नहीं की है। एक बार देखें कि मेरे बच्चों आपने क्लास को शेयर किया है या बच्चे क्लास शेयर नहीं की है। क्यों भाई मेरे प्यारे भाई। पहले आप हमें ये बताओ कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। अरे वाह, प्रियंका कुमारी का जवाब है डी, और फकीर दास बोल रहे हैं बी। नमस्ते भाई फकीर दास, कहाँ थे बच्चे आज। क्यों भाई फकीर दास, मेरे प्यारे पटवीजने, कहाँ पे थे आज आप। अभी तक तो मेरे किसी भी बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया। गलत बात है भाई, क्लास शेयर कर दिया करो। है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों, क्लास को शेयर कर दिया करो। जिस भैया ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, सबसे पहले क्लास को शेयर करो। और लाइक, मतलब लाइक नहीं किया तो पहले लाइक फिर शेयर, है ना। और हर किसी से बोलो हमारे यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो। आपकी 1:30 बजे से मैथ की क्लास होती है, 2:30 बजे से हिंदी की क्लास हो रही है, आपकी 4 बजे से यूपी जीके की क्लास है। तो भाई और क्या ही आपको चाहिए बच्चे, है ना, और क्या ही आपको चाहिए। सौरभ सिंह फकीरदास, हाँ भाई नाम है, क्या करें बच्चों ने रखा हुआ है, कॉलेज गया था गुरुजी। चलो भाई, सौरभ सिंह बोल रहे हैं इंदुमती। बेटा क्या पूछा है आपसे, हिंदी का पहला नाटक क्या है। इंदुमती, नहीं, नहुस या परीक्षा गुरु। तो आपका जवाब होगा नहुस, ऑप्शन बी। बच्चे क्या जवाब होगा, ऑप्शन बी होगा। बेटा इसमें इंदुमती तो कहानी थी, कहानी। बच्चे क्या थी, कहानी। चलिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका जी का जवाब सही है बस, बहुत अच्छे भाई प्रियंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से भाई शुरू थोड़ी ना होता है भाई मेरे, शुद्ध है, शुद्ध है ना। हमारे सर ने गलत लिख दिया तो ये शुद्ध वर्तनी आपसे पूछेंगे क्या है। जब इन्होंने ही वर्तनी गलत टाइप कर दी तो आपसे ये क्या पूछ सकते हैं बताओ भाई। जब मास्टर ही फेल हो गए हैं बच्चे। क्यों भाई, है। आप बताओ श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी कौन सी सही है। तो मेरे दोस्त ये तो टाइपिंग में भी मिस्टेक कर दी। श्रृंगार शब्द की शुद्ध वर्तनी इनमें से कोई सी भी सही नहीं है। श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी सही होगी वो मेरे पटवीजनों ये सही है, याद रखना। अपने दिल और दिमाग की डायरी पे छाप लेंगे, बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये होती है। ये सब क्या है, गलत है बच्चे, ये सब क्या है मेरे दोस्त, गलत है। जबकि आप विकिपीडिया करेंगे ना तो ऑप्शन ए ही आता है श्रृंगार की वर्तनी। ना बाबू ना, ये सही है श्रृंगार की। समझ गए भाई। सब गलत है, बहुत अच्छे। मैथ की क्लास अभी तो खत्म हुई है प्लेलिस्ट में। हम्म देखो अभी तो खत्म हुई है, 1:30 बजे से क्लास थी। निम्न में रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, बताओ भाई फटाफट। निम्न में रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब दे पाएगा कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, आप तब तक पहले इसका आंसर दीजिएगा, फिर हम बात करेंगे किसका सही है इसके लिए। तब तक आप क्रिया विशेषण समझ लेंगे पूरा लगभग। ठीक है, यही तो मजा है हमारे साथ जुड़ने का इस क्लास में, है ना। यही तो मजा है हमारे साथ जुड़ने का इस सीरीज में, कि जब आप 2:30 बजे हिंदी की क्लास में जुड़ेंगे तो बच्चा आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू वो है जो 5 वर्षों से राज्य की भर्तियों में आ रहे हैं, और उन्हीं की थ्योरी देखेंगे बिटवा। तो ये समझ लो कि गुरुजी लठ ही गाड़ देंगे, एकदम सिस्टम सा तोड़ देंगे भाई साहब है। अब बच्चे, अब देखिएगा क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, तो क्रिया विशेषण एक अव्यय है या नहीं है। भाई अभी तो पढ़ा था, अव्यय है। अब होता क्या है क्रिया विशेषण, तो आप बोलेंगे ऐसा शब्द, वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। वह अव्यय शब्द जो क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता। वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। ऐसा अव्यय शब्द जिसके द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। कोई परेशानी सर, नहीं सर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि लड़के लड़के तेज
लड़के तेज बोलते हैं। बच्चे एक बात बताओ, लड़के कैसे बोलते हैं? आप बोलेंगे तेज, है ना। किसने कहा भाई एक बात बताओ लड़के कैसे बोले? अरे आप बोले, अरे चिल्ला में वो तो तेज बोले। तो यहाँ पर बोलने की विशेषता किसने बताई? तेज ने। और बेटा बोलना क्या होता है? क्रिया होता है ना, है भाई बच्चे, क्रिया होता है ना बोलना। यस सर, बिल्कुल क्रिया होता है। और बोले भी कैसे? तेज बोले। अरे लड़का तो तेज ही बोले है भाई, लड़की तो आराम से की हेलो इसकी उसमें, लड़का हाँ बे वो क्या कह रहा है ना। तो ये भाई क्या कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर चार लोग बैठे हुए हैं पब्लिक प्लेस में, लड़की है, लड़की को अगर छींक आई है तो लड़की आराम से अपना हैंकी निकालेंगे ऐसे। हैंकी निकालने के बाद अच्छी अम्मू पूछा सॉरी, लड़का भाई साहब उसको पहले तो कई सेकंड पहले एक पोजीशन से ले रहा छी। तो एक मैनर्स की बात होती है, मैनर्स ईश्वर के द्वारा लड़कियों में ज्यादा डाले गए। लड़कों के मैनर्स यही हैं कि भाई जहां चार खड़े हो गए वहां पे मैनर्स की धज्जियां उड़ गई। ये बात सही है बिल्कुल, है ना भाई। क्रिया विशेषण है तेज, धीरे धीरे, होले होले, ओए हाय ओए हाय बोलता है बाबू। अच्छा जी, है ना, धीरे धीरे होले होले बोलता है बाबू। ये जरूर फोन पे लगे रहते हैं, ये ऐसे फोन लगा के हम्म हम्म फिर उधर से आवाज आई पापा के, पापा पापा, फोन कट गया है। ये ऐसे बच्चे हैं कि भाई लगे रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, लगे रहेंगे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और बाबू ने खाना खाया और बाबू सो गया। फिर इनको पता चलेगा भाई साहब कि बाबू का कहीं और रिश्ता तय हो गया। और फिर इनके मन के भाव में सस्ते अजय देवगन बनेंगे ऐसे, स्वाखा सस्ते अजय देवगन। इनके मन के भाव यही होंगे कि लूट लेंगे सभी सफेद रसगुल्ले उसकी शादी में, भर के भेस बेटर का, और जैसी उसकी जयमाला पड़ेगी काट देंगे वायर जनरेटर का। ये फिर दिल जले बने घूमेंगे। क्यों बच्चे ऐसा क्यों करते हो भाई मेरे? तो इसमें तेज क्या हो गया? तेज ने विशेषता बताई, ये हो गया क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण को ही बांटा है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर। अब इसमें क्या पूछा है आपसे? रूप के आधार पर। तो मेरे बच्चे रूप के आधार पर आप बोलेंगे स्थानीय नहीं होता, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसी भैया का जवाब आया था क्या बी? किसी का जवाब आया क्या भाई? अरे गौतम बुद्ध ने बी जवाब दिया भाई। आशिक है आधुनिक काल के, ओए होए, अरे मेरे आशिक। ऐसा ही होता है सर, अरे यही है भाई मेरे। चलो भाई आगे चलें, नेक्स्ट देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, शब्द परिवर्तन की इकाइयां हैं। भाई ऐसा क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, और देखते हैं कौन भाई इसका जवाब देगा, है ना। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। स्पीड से जवाब दो भाई, स्पीड से। और आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू करो, कदर करो, है ना। ऐसे होता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल जहाँ पे बकवास चलती है, बच्चा कमेंट में बातें करता है। बेटा प्लीज अपने चैनल को ऐसा मत बनाओ, आपसे रिक्वेस्ट है। आप पढ़ो, पढ़ने के लिए आओ, अच्छे से पढ़ो, कंटेंट को पहले कंपेयर करो। आप हमारे, आपको अगर ये तो क्वेश्चन है, आप मेरे थ्योरी के लेक्चर लो, प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आप खुद मेरे भाई दीवाने हो जाओगे। समझ रहे नहीं? समझ रहे पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मेरे भाई? फकीर दास का जवाब है ए, गौतम बुद्ध का जवाब है ए, राजकुमारी का जवाब है ए, और कंबोज का जवाब है मेरे भाई ए। बहुत अच्छे भाई। सपना का जवाब है 4, प्रियंका कुमारी, ठीक है। आइएगा सर, आपसे क्या पूछ रहे हैं? शब्द परिवर्तन की इकाई है, तो मेरे दोस्त आप बोलेंगे 4। जानते हैं शब्द परिवर्तन की इकाइयों का मतलब क्या है? कि ऐसी यूनिट जिनके आधार पर शब्दों में परिवर्तन होता है। और शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है अभी समझाएंगे, धैर्य बनाए रखिए। बस ये है कि बेटा जल्दबाजी नहीं है, पूरा समझ के जाएंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आइएगा सर इधर। अब 4 कौन सी है शब्द परिवर्तन की इकाई? अरे आप बात क्यों कर रहे हो यहाँ पे बैठ के भाई? पिटाई हो जाएगी बेटे, ऑनलाइन पिटाई कर देंगे, फिर रिश्ता विस्ता भी नहीं होगा आपका। आओ उधर, जिसका हो गया उसका भी टूट जाएगा। शब्द परिवर्तन की इकाई। अब जो शब्द परिवर्तन की इकाइयां हैं वो मैंने आपको बताया कितनी है? 4 है।
पहला है लिंग, जिसको आप बोलते हैं जेंडर। दूसरा क्या, लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक, जेंडर, टेंस, नंबर्स और एक है कारक। जानते हैं मेरे भाई, आपकी कोई सी भी भर्ती हो, सिपाही हो, दरोगा हो, कोई सी भी भर्ती हो, इनसे एवरग्रीन है, क्वेश्चन आता ही है। शब्दों में इनके आधार पर परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि इन्हीं के आधार पर मेरे दोस्त जो शब्द हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो बिटवा होता है विकारी शब्द, एक मेरे दोस्त कौन सा शब्द है, विकारी शब्द, और एक होता है मेरे बच्चे, आपका जवाब होगा अविकारी शब्द। तो शब्द परिवर्तन की इकाइयों के आधार पर शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। जिसमें परिवर्तन हो गया वो विकारी, जिसमें नहीं हुआ वो अविकारी। जानते हैं विकारी कितने हैं, चार हैं भाई। इसमें पहला है संज्ञा, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा है सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। तीसरा क्या है, तो तीसरा है क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया। और मेरे दोस्त एक और है विशेषण, एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन और नाउन। और अविकारी एक ही है, वो क्या है, अव्यय है। पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे लेक्चर, जाकर देखो, विजिट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ मेरे भाई। अगर अपन बात करेंगे होता कैसे परिवर्तन, आप इधर आओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अगर आप भी आज तक रटते आए हैं विकारी अविकारी, आओ आपकी रटन विद्या खत्म करते हैं, आपको समझाते हैं क्या होता है विकारी, क्या होता है विकारी, और कैसे होता है परिवर्तन। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राकेश भरपेट खाता है। राकेश भरपेट खाता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई क्लास को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ, सपोर्ट करो अपने यूट्यूब चैनल को, है ना। सपोर्ट करो अपने यूट्यूब चैनल को, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, और सब्सक्राइब सभी भाई कर लेना। और प्लीज अपने दोस्तों से भी कराओ, अपने घर परिवार वालों से कराओ, सबके सब क्लास को लाइक करेंगे और भाई शेयर भी करेंगे। प्रियंका क्यों गुस्सा आ रहा है भैया? गुरुजी वो फकीर दास नहीं, गरीब दास है। अरे कौन है भाई? अंशु यादव सर पीडीएफ काम लेगी। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, नीचे पट्टी चल रही होगी, एक टेलीग्राम चैनल है, परफेक्ट क्लासेस धनोरा। परफेक्ट क्लासेस धनोरा टेलीग्राम के नाम से ही, मतलब यूट्यूब के नाम से टेलीग्राम चैनल है। 3000 प्लस बच्चे उसमें जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और भर्तियों की सटीक जानकारी भी मिलेगी। ठीक है भाई मेरे, आगे चले। राकेश भरपेट खाता है, एक मैंने क्या लिखा, एक मैं लिखता हूं कि मेरे भाई एक सेंटेंस मैंने लिखा कि सोनी भरपेट खाती है ना। कि सोनी जी ने कहा कि मैं हूं बहुत सोनी, मैं खाऊंगी भरपेट, है ना। सोनी भरपेट खाती है। वैसे लड़कियां कहाँ खा, मैं भरपेट बेचारी, थोड़ा सा भोग सा लगा मैं। लड़का तो यहाँ तक बैठ के खा जा, अगर यहाँ भी छका हुआ ना यहाँ तक, फिर भी दो चार फिर भी खा जाएगा। राकेश भरपेट खाता है और सोनी भरपेट खाती है। अब बताओ पहले वाले वाक्य में कर्ता कौन है, राकेश। राकेश किसी का नाम है, यस सर बिल्कुल नाम है, और नाम है तो राकेश क्या होना चाहिए, संज्ञा। वैसे ही सोनी भी नाम है, ये भी क्या होना चाहिए, संज्ञा। भाई संज्ञा क्यों होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपने पढ़ा है मेरे भाई, तो ये दोनों ही संज्ञा हैं बिल्कुल। अब पहले वाले वाक्य की संज्ञा कौन है, राकेश। राकेश पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग मेल, और सोनी स्त्रीलिंग। तो पहले वाक्य में संज्ञा पुल्लिंग और दूसरे में स्त्रीलिंग। संज्ञा में हो गया परिवर्तन, परिवर्तन हो गया लिंग के आधार पर हुआ, ऊपर है पुल्लिंग नीचे स्त्रीलिंग, तो इसलिए संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी। समझ में आई बात, नहीं आई मेरे भाई? समझ में आई मेरे बात भाई या नहीं आई मेरे भाई, बताओ फटाफट। दूसरा देखना, भरपेट खाता, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया क्या, खाता, और कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया क्या ही, खाती। यानी कि क्रिया में ही परिवर्तन हो गया, परंतु बच्चा एक शब्द है भरपेट जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए इसको आप क्या बोलेंगे, अविकारी या अव्यय। ये है फंडा, समझ गए? तो आगे चलते हैं अपन, चलो जी, थम्स अप करते रहेंगे।
थम्सअप करते रहेंगे सभी मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कामायनी नामक रचना के रचनाकार हैं। भाई एकदम हलवा क्वेश्चन है, टूट पड़ो लपक लो एकदम हलवा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइएगा मेरे प्यारे भाई, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, बताओ जल्दी स्पीड से, देखें कि आपने क्लास शेयर किया नहीं किया। क्यों भाई बच्चों, आप क्लास को शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं भाई, पता तो चले कि ऐसे कि आए और चले गए हैं। हाँ, वेरी गुड भाई, दो बच्चों ने क्लास शेयर की है, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन भैया ने शेयर किए। बेटा सपोर्ट करते रहो, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। जिस दिन आपका परिवार 10,000 पे पहुंचेगा, मतलब ये समझ लो आपके लिए पूरा का पूरा फ्री कर देंगे यूट्यूब पर ऑफलाइन का बैच। कामायनी नामक रचना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब आप हमें ये बताइए जो जयशंकर प्रसाद है कौन से युग के कवि हैं, तो आप बोलेंगे छायावाद युग के हैं, छायावादी युग के कवि हैं। और छायावादी युग के कितने स्तंभ है, चार। अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात कर रहे हैं, कामायनी है, आंसू है, प्रेम पथिक है, झरना है, लहर है, हैं? इनकी अन्य रचनाओं की बात करोगे मेरे प्यारे भाई, अन्य रचनाएं भी याद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी रचनाएं मोस्ट सी हो जाती हैं जयशंकर प्रसाद की। एक तो है ही दी हुई है कामायनी, कामायनी। दूसरी बताओ, तो बच्चे आप बोलेंगे आंसू, फिर क्या है झरना, कामायनी, आंसू, झरना, फिर एक क्या है प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, और एक क्या है लहर, लहर। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे कि कामायनी के प्रेम में आंसुओं की लहर झरने में बह गई। कामायनी के प्रेम में जयशंकर प्रसाद इतने रोए कि इनके आंसुओं की लहर झरने में बह गई। ठीक है भाई, आगे आइएगा मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। छायावादी युग, सपना, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। राजकुमारी, गरीबदास, अच्छा फकीरदास से गरीबदास हो गए। भाई कौन कौन से दास बनोगे, देवदास बन के और देख लो बच्चे, है भाई। बताइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आपके सामने आ चुका है आपकी स्लाइड पर। एक बार पुनः क्लास को शेयर करेंगे, संख्या कैसे कम हुई, एक बार पुनः क्लास को शेयर कीजिएगा सर, आपकी संख्या कैसे कम हुई बेटा, एक बार और मारो शेयर दोबारा। निम्न में से हिंदी विकास में सहयोगी धार्मिक संस्था है, प्रार्थना समाज, स्नातक धर्म समाज, ब्रह्म समाज, नागरिक प्रचारणी सभा। बताइएगा सर कौन सी होनी चाहिए, जल्दी फटाफट जवाब देंगे। अंजलि खरे का जवाब आया है डी, और मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा सर। गौतम बुद्ध का जवाब है सी, और भाई बताओ। राजकुमारी जी का जवाब है डी, और बेटा बताओ कोई और भैया जवाब देंगे। भाई जवाब तो फटाफट आना चाहिए, एकदम गोली की रफ्तार से, एकदम गोली की रफ्तार से जवाब आना चाहिए। नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। अब ये आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं जो याद होनी चाहिए हिंदी के लिए। पहली क्या, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता। थोड़ा लार्ज कर लेते हैं जो आपको दिखाई दे अच्छे से, है ना मेरे भाई। हिंदी के सहयोगी धार्मिक संस्थाएं, हिंदी के विकास में जिन जिन धार्मिक संस्थाओं ने अपना अहम योगदान निभाया है, अपन उनकी बात करेंगे। तो पहली कौन सी है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कोलकाता। स्थापना कब हुई थी, 1828 में। इसके फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन राय। और जो राजा राम मोहन राय है, इन्हें ही भारत का आधुनिक, इन्हें ही भारत का आधुनिक, या फिर मेरे प्यारे भाई पुनः जागरण का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक या पुनः जागरण का जनक, आधुनिक या पुनः जागरण का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम यूपीएसआई ने, हमने पूरा लिख लिया है कि उसने तो एक पूछा हमने पूरा समझाएंगे। अब इस बार देगा तो उसकी आंखों में आंख डाल के कह देंगे भाई दे तो सही तू, परफेक्ट क्लासेस वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और अपने दम पे किस्मत रचने वाले हैं, दे तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। प्रार्थना समाज मुख्यालय हेड ऑफिस कहां पर है, बंबई में है।
ये बंबई वही है जिसकी स्थापना पुर्तगालियों ने की थी और जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, और इसको 1866 के आसपास दहेज में दिया गया था। अंग्रेजों को दहेज में दिया था कैथरीन की शादी में पुर्तगालियों ने। इसके संस्थापक कौन है? आत्मा राम पाडू रंग महादेव गोविंद रनाडे। एक है थियोसिफल सोसाइटी, हेड ऑफिस है चेन्नई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में। और इसके फाउंडर संस्थापक कौन है? मैडम एच.वी. बालवाद बालवादस्की। आ गया येगा भाई, कुछ भी टाइप कर दे हमारे। सोसाइटी। आर्य समाज का हेड ऑफिस कहां पर है? बंबई में है। स्थापना 1875 हुई। संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिनके दो नारे बहुत फेमस हैं। इनका एक नारा है कि भारत भारतीयों के लिए है। इनका एक नारा है कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है। और इनका एक नारा है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौट चलो। ये नारा किसका है? दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट क्या है? स्नातक धर्म सभा। जो स्नातक धर्म सभा है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? वाराणसी में है। बच्चा कहाँ पर है? वाराणसी में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में। और इसके फाउंडर या संस्थापक कौन है? पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा। तो ये कुछ संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण जो हमें याद होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल। चलिएगा बच्चे, अब आपको, अगर आपने ये पढ़ा है अच्छे से तो इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपने वो अच्छे से पढ़े हैं तो उसी के क्वेश्चन है, अब आप जवाब दीजिएगा। जी, बताइएगा सर। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे सभी पटवीज ने जवाब देंगे भाई अच्छे से। सपना फकीर दास बताओ भाई। राजकुमारी गौतम बुद्ध कहाँ गए हैं? गौतम बुद्ध बोल रहे 1895। देखिए सर, सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई, कहां पर की गई है? अभी पढ़ा है सनातन धर्म सभा। बताओ स्थापना, फाउंडर। इसके मेरे प्यारे भाई मुख्यालय कहां पर? हेड ऑफिस वाराणसी। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी। अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सर। ये किसका जवाब आया? अंजलि खरे का जवाब आया और राजकुमारी का जवाब आया ऑप्शन डी। सबसे पहले राजकुमारी ने जवाब दिया, फिर अंजलि खरे ने दिया है। बहुत अच्छे बच्चे। सपना सचिन का भी जवाब है डी। चलिएगा सर, है ना। कर्नल एम एस ओलकाट के द्वारा किस धार्मिक संस्था की स्थापना की गई है? सोसाइटी की, ब्रह्म समाज की, स्नातक धर्म सभा की, या प्रार्थना समाज की? बताओ बच्चे, है ना, बताओ स्पीड से जवाब दीजिएगा सर। अभी आपको बताया गया तो मेरे भाई, अगर आप देख रहे हैं कहाँ पे गया आपका सोसाइटी। अगर आप बात करें मेरे प्यारे भाई किसकी, थियोफिसल सोसाइटी की बात करें तो मैडम एचपी हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हैं? कहाँ गए? अरे भाई साहब, बोर्ड भी हमसे आगे चल रहा है, कह रहे हैं नहीं भाई आगे चलो। बताओ कौन भाई इसका जवाब देगा? किस किस का जवाब आया? ये फकीर दास का जवाब आया ऑप्शन सी, है ना। और ये अच्छा, अरे वाह, फकीर दास और गरीब दास, वाह। है फकीर दास और गरीब दास, दो आइडिया भाई साहब। फकीर दास गरीब दास, अरे इतना शौक है अपना नाम बिगाड़ने का। जब आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता ने लड्डू बांटे हैं कि लड़का हुआ, और उन्हें क्या पता था ये तो नालायक पैदा हुआ। फकीर दास, गरीब दास, एक आएगा झंडू दास, एक आएगा झंडवा दास, है। बताओ। ऐसा क्यों बच्चे? चलो। यदि वर्षा न हुई तो फसल सूख जाएगी में अर्थ के आधार पर वाक्य है। बताओ। क्वेश्चन नंबर 41 बताओ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब फटाक से देंगे भाई, स्पीड से।
देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी प्यारे पटवीजी ने इसका जवाब देंगे, क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूँ कई बार। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 के 8 प्रकार बता चुका हूँ। अगर आप 2:30 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उसका एक्सप्लेन भी मिलेगा, और बेटा उनके साथ साथ पूरी हिंदी आप इन क्वेश्चनों में पक्की करेंगे। बताओ भाई। लड्डू नहीं, परमार। अच्छा भाई, अक्षय यादव का जवाब है डी। और भैया बताइएगा सर, आप बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य। बच्चे जो वाक्य, अगर सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो वाक्य के वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। एक तो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 8, और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 3। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 8, और मेरे दोस्त रचना के आधार पर कितने हैं? 3। अब इसमें जो पहला है संकेत वाचक, जानते हैं संकेत वाचक क्या होता है? प्रत्येक वह वाक्य जिसमें किसी एक संकेत या इशारे का बोध होता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहा जाता है। अब ये एक संकेत ही तो है, ये एक इशारा ही तो है। अब हिंदी क्या संकेत करेगी? बेटा हेतु हेतु मत पे मत जाओ, ये वाक्य का प्रकार है। हम समझ गए फकीरदास, ऑफ ऑफलाइन से हो बेटा, वो आपका काल था। अब देखो बच्चे, यहाँ पर काल नहीं पूछा, अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा है। एक टॉपिक आता है हिंदी का बेटा वाक्य, ये वाक्य का है, ये काल का नहीं है। काल अलग है। मोर डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस, है ना बेटा? टेंस और सेंटेंस में उतना ही अंतर है बेटा, जितना नौकरी में और बिना नौकरी के बेटा, है ना बेटा? आओ उधर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? संकेत। संकेत क्या कहता है? जहां पर एक वाक्य में दो काम होंगे। लो भाई, यदि वर्षा ना हुई तो फसल सूख जाएगी, दो काम है, दोनों ही डिपेंड है, और संकेत कर दिया, इशारा कर दिया। तो जहां इशारे का बोध होता है, अब हिंदी को इशारा थोड़ी करेगी, वाक्य के अनुसार इशारा करेगी। जैसे गौतम पढ़ लेगा तो नौकरी लग जाएगी, तो बेटा एक इशारा ये है कि बाबू पढ़ ले पहले, तब नौकरी लगेगी। समझ गए? नहीं समझ गए? एक और मैंने कहा कि गौतम मोहित से पूछ लेगा तो आंसर दे देगा, तो ये भी एक संकेत है बेटे, ये भी एक इशारा है। समझ रहे हैं? संदेह क्या है? तो बच्चे संदेह क्या होता है? वह वाक्य जहां पर संदेह बना रहता है, डाउट बना रहता है। कैसे? हो सकता है कल धूप निकले, संदेह है। पता नहीं भाई, कोहरा आ जाए, किसी को क्या पता। इच्छा, जहां मन की इच्छा हो, जैसे राकेश को फल खाना है, राकेश को घूमने जाना है, तो राकेश की मन की इच्छा है बच्चे, इच्छा, है ना? दूसरा देखेंगे प्रश्न है भाई, प्रश्न में तो डिग्री लिए घूम रहे हैं। जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्या करते हो, आप क्यों करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्यों करते हो, आप क्यों खुजाट करते हो, तो ये सब प्रश्न होंगे, ये सब बच्चे क्या होंगे? प्रश्न होंगे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, देखते हैं किस किस भैया का सही जवाब है। हाँ जी, हेतु हेतु भविष्य अगर काल पूछा तो बिल्कुल भाई, कल बारिश होगी। हाँ भाई, संदेह है होगी। राजकुमारी, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कल प्यारे भाई आसमान से रसगुल्लों की बारिश होगी, मुंह खुला रखे। और आगे बताइएगा सर, स्पीड से क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखते हैं कौन मेरा दोस्त इसका जवाब देगा कि भरत मुनि के अनुसार कौन सा अलंकार नहीं है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को खूब समझाया गया है अलंकार के बारे में। तो भरत मुनि के अनुसार कौन सा अलंकार नहीं है, बिटवा बताइएगा। आप बात करते हैं तब तक अलंकार की, आप तक तक बात करते हैं मेरे दोस्त किसकी? अलंकार की। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बिटवा इसमें अलम है और दूसरा क्या है? कार है। अलम का अर्थ होता है बच्चे शोभा, अलम का अर्थ है शोभा, और कार का अर्थ होता है मेरे भाई करने वाला, करने वाला। उसका अर्थ है शोभा और इसका अर्थ क्या है? करने वाला। अगर आप अलंकार की बात कर रहे हैं तो बात आती है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो बच्चे, अलंकार के शाब्दिक अर्थ 5 हैं। एक तो है शोभा, एक है सजावट, शोभा सजावट, और बेटे एक क्या होगा? आप बोलेंगे सौंदर्य, शोभा सजावट सौंदर्य, मनोरमा, मनोरमा, शोभा सजावट सौंदर्य मनोरमा। और मेरे भाई एक क्या बचा है? एक क्या बचा है बताओ फटाफट। तो आप बोलेंगे आभूषण। क्या बचा है? आभूषण।
काव्य का वह तत्व जो पंक्ति पंक्ति में प्रयुक्त होने के बाद पूरे पंक्ति का चमत्कार उत्पन्न कर देता है, शोभा बढ़ा देता है, उसे ही अलंकार कहा जाता है। फिर पूछेगा ये बताओ अलंकार का उल्लेख कहां पर हुआ? संसार में सबसे पहले अलंकार का उल्लेख तो जानते हैं कहां पर हुआ इसका सबसे पहले उल्लेख? तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद में। और यदि क्वेश्चन पूछे कि पुस्तक में बताओ सबसे पहले अलंकार का उल्लेख किस पुस्तक में हुआ, तो बच्चे आपका जवाब होगा काव्य अलंकार में। काव्य अलंकार ऐसी किताब थी जिसमें संसार में सबसे पहले अलंकार का बताया गया, उल्लेख किया गया। अब किताब है तो कोई ना कोई लेखक होगा। यस सर बिल्कुल होगा। तो इसके लेखक कौन है? तो मेरे बच्चे इसके जो लेखक हैं आपका जवाब होगा आचार्य भामा है। कौन है बच्चे? आचार्य भामा है। अब भामा जी ने अलंकार बताए थे 38। भामा जी ने कितने अलंकार बताए हैं? 38। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि अलंकार के प्रवर्तक या जनक कौन है? आचार्य भामा। जैसे रस के पूछता है ना बच्चे भरत मुनि, वैसे अलंकार के कौन है? आचार्य भामा है। और आगे आइएगा सर, फिर पहली शताब्दी में फर्स्ट ईस्वी में, फर्स्ट सेंचुरी में एक किताब लिखी जाती है नाट्य शास्त्र। एक किताब लिखी जाती है नाट्य शास्त्र, जिसके राइटर कौन है? भरत मुनि है। जिसके राइटर कौन है? भरत मुनि है। और बिटवा जो भरत मुनि की किताब है उसमें अलंकार बताए गए थे कितने? 4। 4 अलंकार बताए और 8 रस बताए हैं। अब जो 4 अलंकार हैं इसमें पहला है यमक, दूसरा है रूपक, तीसरा है उपमा और चौथा क्या है? दीपक। तो भरत मुनि ने कितने अलंकार बताए हैं? 4। अब इसमें जो नहीं है वो बताना है, तो वक्रोक्ति नहीं है, वक्रोक्ति नहीं है। और जानते हैं वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति वह अलंकार है जिसमें बोलने वाला बोलेगा सही, सुनने वाला सुनेगा भी सही, परंतु उपहास के लिए, मजाक के लिए उसका अलग अर्थ निकाल लेता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कौन द्वार पर राधे में हरि, क्या बानर का काम यहाँ, जान घन श्याम को बन मोर नाचने लगे, है ना। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा दूसरा कहाँ अपर है, अरे अपर कैसा, वो तो उड़ गया सफर है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार के प्रकार होते हैं बच्चे, बताइएगा, स्पीड से जवाब दीजिएगा फटाफट, स्पीड से। और क्लास को शेयर कर दो एक बार फिर से, एक बार फिर से क्लास को शेयर कर देंगे मेरे सभी प्यारे भाई। जिस भैया ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो बच्चा प्लीज क्लास को शेयर कर दो। वाह वाह गुरुजी मान गए बेटा, माने हो हैं बच्चे, अब माने हो बेटवा। चलो भाई बताओ जल्दी फटाफट कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? गलत बात है, ना तो आप क्लास को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, ऐसा क्यों बच्चे, है ना। और अभी 4 बजे सबको लाइव आना है बेटे, सबको लाइव आना है 4 बजे। यूपी जीके की पहली क्लास से थ्योरी से चलेंगे, उत्तर प्रदेश के परिचय में। पूछ रहा है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 है। अच्छा अनुप्रास अलंकार क्या है? तो होल्ड रखिए, आइए सर पूरा समझते हैं बच्चे। आप भी क्या याद करेंगे कि गुरुजी मिले थे जो पूरा ही पढ़ाते थे। जानते हैं अलंकार के 3 प्रकार होते हैं? यस सर बिल्कुल 3 प्रकार हैं। एक है शब्द अलंकार, बिल्कुल गुरुजी शब्द अलंकार है जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। और शब्द अलंकार के भेद कितने हैं? 5 हैं। जिसमें पहला क्या है? अनुप्रास। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के बाद बताओ गुरुजी दूसरा क्या है? तो पहला अनुप्रास और दूसरा क्या होगा? वो यमक अलंकार होगा। फर्स्ट होगा अनुप्रास और सेकंड क्या है? वो यमक अलंकार है। भाई नंबर 3 की बात करोगे तो मेरे बच्चा नंबर 3 क्या है? वो श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। आइए सर नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 इसमें कौन सा है? विपसा अलंकार है। बाबू कौन सा है? वो आपका जवाब होगा विपसा अलंकार है। और नंबर 5 की आप बात करेंगे तो नंबर 5 इसमें कौन सा है? वक्रयोक्ति अलंकार है, वक्रयोक्ति। तो शब्द अलंकार के कितने प्रकार हैं? 5। ठीक है भाई। शब्द अलंकार के अलंकार के एक प्रकार है।
अलंकार का दूसरा प्रकार आता है अर्थालंकार। समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थालंकार के कितने भेद है, आप बोलेंगे निश्चित नहीं है। शब्दालंकार के प्रकार 5 है, निश्चित है, परंतु अर्थालंकार के भेद निश्चित नहीं है, बहुत सारे हैं। उपमा, रूपक, दीपक है, भ्रांतिमान है, अनुयुक्ति है, अतिशोक्ति है, ये सब बेटा अर्थालंकार के ही है। अनुप्रास के 5 प्रकार है, व्रतानुप्रास, शेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुति अनुप्रास, और एक कौन सा आपका, आप बोलेंगे अंत्य अनुप्रास। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। चलिएगा सर आगे चलते हैं मेरे भाई। काव्य अलंकार पुस्तक के रचयिता है, भाई अभी पढ़ाया मैंने आपको ये, है ना मेरे भाई, अभी पढ़ाया गया है आपको, बताइएगा सर। सपना सचिन का सही जवाब है, मनोज कुमार का सही जवाब है, राजकुमारी का सही जवाब है, गौतम बुद्ध का सही जवाब है, बहुत अच्छे। और भाई जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिसने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएंगे। 4 बजे सबको लाइव आना है यूपी जीके की क्लास में, ठीक है भाई। काव्य अलंकार पुस्तक के रचयिता भी हमने पढ़ा है, कौन है, आचार्य भामा। और भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र है। जानते हैं नाट्य शास्त्र के उपनाम हैं दो, क्या आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के उपनाम कितने हैं, दो उपनाम हैं। दो उपनाम कौन कौन से हैं, इसको क्या बोलते हैं, संगीत का बाइबल कहते हैं, संगीत का बाइबल। दूसरा, इसी पुस्तक को क्या कहा जाता है, संगीत के बाइबल के साथ साथ इसे क्या बोलते हैं, आप इसे संसार का पंचम वेद बोलते हैं। पंचम का मतलब पांचवा, संसार का पांचवा वेद कहते हैं। पांचवा वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत सारी जानकारी थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। दूसरी बात बच्चे, आचार्य डांडी की पुस्तक की बात करेंगे तो इसकी पुस्तक का नाम है काव्य अर्थ, और काव्य अर्थ में ही सबसे पहले अलंकार को परिभाषित किया गया था, अलंकार की परिभाषा बताई गई थी। भाई लास्ट क्या है, वो आचार्य पिंगल, जानते पिंगल ऋषि की क्या है, इनके किताब है छंद शास्त्र, जिसमें इन्होंने छंद के बारे में बताया था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 44 का। बेटे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 पाइएगा सर, 45 अनुभाव के प्रकार हैं, बताइएगा सर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा सर। सपना ऐड आते हैं तो अच्छी बात है बेटे, कुछ पॉइंट में डॉलर मिल जाते हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है बेटे, आने दो, आपको तो खुशी होनी चाहिए। क्यों भाई, नहीं देखना है स्किप कर दिया करो भैया। क्यों भी बच्चों, बताओ जल्दी फटाफट कौन सा सही होना चाहिए, बताएंगे मेरे प्यारे भाई कि कौन सा सही होना चाहिए। अनुभाव के प्रकार, और एक बार देखेंगे क्लास शेयर कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, कि हमारे साथ आंख मिचोली तो आप नहीं कर रहे हैं कि क्लास शेयर। हाँ बस 2 ही बच्चों ने क्लास शेयर की है ना, और बच्चे तो बेचारे कर ही नहीं पा रहे हैं क्लास शेयर। क्यों भाई, कर दिया करो आप भी क्लास शेयर। देखो भाई अनुभाव के प्रकार हैं, तो बच्चे अनुभाव है क्या पहले ये समझो। तो आपका जवाब होगा जो अनुभाव है वो रस का अंग है, रस का अंग। आप जानते हैं रस के कितने अंग हैं, तो बच्चे 4 हैं। रस के अंग हैं कितने, 4 हैं। पहला क्या है, स्थाई भाव। जानते हो बिटवा जो स्थाई भाव है, स्थाई भाव कितने होते हैं, 9, जिसे प्रधान भाव भी कहते हैं। हमारे हृदय में सबसे पहले जो रस का अंग जागृत होता है वो स्थाई भाव ही होता है बच्चे। स्थाई भाव के बाद में क्या है, विभाव, जो स्थाई भाव के पीछे पीछे चलता है। और विभाव के प्रकार कितने हैं, 2, एक है आलंबन, एक है आपका आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। ठीक है मेरे भाई, विभाव के बाद में कौन सा है, तो आप बोलेंगे अनुभाव है, अनुभाव। अब अनुभाव के कितने प्रकार हैं, 4। कायिक है, पहला कायिक है, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त। इसके बाद में नंबर 4 कौन सा है, तो वो है संचारी भाव। जानते हैं क्या, आप जानते हैं संचारी भाव कितने हैं,
वो 33 है, 33 जो हृदय में आते जाते रहते हैं। संचारी भाव को चोरी वाला भाव कहते हैं, इसी को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इसमें जो जवाब होगा वो मेरे भाई ऑप्शन ए सही होगा। बच्चे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 हिरन शेर से डरता है में कारक है, बताओ कौन भाई इसका जवाब दे पाएगा कि हिरन शेर से डरता है। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संबोधन, कौन मेरा दोस्त इसका जवाब देगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा सा। खुशी बोल रही है ऑप्शन ए, बहुत अच्छे। गरीबदास बोल रहे हैं चार, हाँ 4 4 4 अच्छे भाई। सपना सचिन का जवाब ए, राजकुमारी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। अब बिटवा पर इसकी बात करें, शेर हिरन से डरता है, कारक चिन्ह क्या है से, और से कारक चिन्ह दो में आता है। जो से चिन्ह है आप जानते हैं हिंदी में कारक कितने हैं, तो बच्चे हिंदी में कारक हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। हिंदी में कारक हैं कितने 8 है और मुख्य कितने 6। एक कारक चिन्ह है से जो दो में आता है, ये दो में आएगा, ये सर बिल्कुल दो में आएगा। जानते हैं दो कौन कौन से हैं। अरे मेरे भाई, से कारक चिन्ह दो में आएगा। एक तो है करण कारक, और एक कौन सा आपका करण के साथ अपादान होने वाला है। उधर ही चलो मैम, 1 मिनट रुक जाओ। अभी हम ही बोलेंगे इस चीज को भी। चलिए सर, तो से कारक चिन्ह कितने में आता है, दो। करण में और अपादान में। करण कराता है साधन का बोध, और अपादान है अलगाव, अलग होने का बोध, है ना। हिरन शेर से डरता है ना, अलग होने का बोध है, कुछ नहीं है। तो अपादान दो तीन चीजों का और बोध कराता है मेरे भाई। अपादान किस किस का बोध कराएगा, एक तो डरने का बोध कराएगा, और डरने के साथ साथ किसका, विद्या सीखने का बोध कराएगा, और विद्या सीखने के साथ साथ किसका, तो आप बोलेंगे तुलना करने का बोध। विद्या सीखने, तुलना करने, डरने, और उसके साथ साथ क्या, अलग होने का बोध अपादान है। हिरन शेर से डरता है, डरने का बोध है, तो अपादान होगा। 46 का ऑप्शन बी सही है। 47 पे भाई मेरे, हिंदी के विकास में कुछ सहयोगी मुख्यालय, इनको देखेंगे, कल याद करेंगे, है ना बच्चे, इनको कल याद करेंगे। अब मेरे दोस्त सबको लाइव आना है 4 बजे यूपी जीके की दमदार शानदार क्लास में। तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और मुलाकात करेंगे अभी शाम 4 बजे 20 मिनट बाद के बाद। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, आप सबने क्लास को खूब प्यार दिया होगा, आपने क्लास को लाइक व शेयर किया होगा। तो मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।